लंका श्रीलंका किस्सा नंबर 13 अहमद साहिब की सरगुज़श्त। मुझे होश आया तो देखा कि समंदर के किनारे नारियल के दरख्तों के नीचे पड़ा हूँ। सर में जहाँ चोट लगी थी अभी तक दर्द हो रहा था। मैं बैठ गया, चारों तरफ देखा। नारियल के आड़े तिरछे दरख्तों के सिवा वहाँ कुछ नजर न आया। एक जानिब समंदर दूर तक फैला हुआ था। तामिल हिंदू ग्रुप के आदमी मुझे जाफना के होटल से बेहोशी की हालत में अगवा करके इस वीरान इलाके में फेंक गए थे। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ये कौन सी जगह है और कोलंबो जाफना से कितनी दूर है। मैंने अपनी बुश शर्ट और पतलून की जेबों को टटोला। मेरे सिगरेट माचिस मेरे पास ही थे, मगर पैसा नकदी नहीं था। मेरा ब्रीफकेस या तो जाफना के होटल में पड़ा था या फिर लोग इसे भी उठा कर ले गए थे। सबसे पहले ये मालूम करने की अशद जरूरत थी कि मैं किस जगह पर हूँ। मैं उठकर आहिस्ता आहिस्ता साहिल समंदर के साथ साथ चलने लगा। समंदर की तरफ से मरतूब हवा आ रही थी। मेरी घड़ी भी उतार दी गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त दिन के 10-11 बजने का वक्त होगा। मुझे भूख लग रही थी। इसका मतलब यह था कि तामिल हिंदू मुझे रातों रात उठाकर इस जंगल में फेंक गए थे। लेकिन मुझे इस वीरान इलाके में फेंकने से इनका मतलब क्या था? एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि उन्होंने मुझे जाफना के मुसलमान रिकॉर्ड फरोश अहमद पराथा का साथी या हमदर्द मुसलमान समझकर अगवा किया था। अहमद पराथा के बेटे अब्दुल को भी यकीनन इन्हीं लोगों ने अगवा किया हुआ था। सवाल यह था कि उन्होंने मुझे कैद क्यों नहीं किया, मुझे इस किस्म की धमकी क्यों नहीं दी कि मैं अहमद के बेटे के मामले में दखल न दूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा था। मेरा हलक प्यास की वजह से खुश्क होने लगा। समंदर की लहरें दूर दूर से आकर साहिल की रेत को चूम रही थी, लेकिन मैं समंदर का पानी पी नहीं सकता था। साहिल के साथ साथ चलने के बजाय दरख्तों के अंदर आ गया, ये सोच कर के शायद जंगल में कहीं कोई नदी नाला या चश्मा मिल जाए। कोई नदी नाला तो ना मिला, लेकिन जंगल में थोड़ी अंदर जाने के बाद ज़मीन पर पड़े हुए नारियल मिल गए। इन्हें तोड़कर इनका पानी पिया, गिरी खाई, बदन में कुछ ताकत आई तो आगे चल पड़ा। दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि इन लोगों ने मुझे अगर यहाँ ला फेंका है तो ज़रूर कोई दूर दराज और वीरान इलाका होगा जहाँ से वापसी आसान नहीं। मेरा ख्याल था कि जंगल काफ़ी दूर तक फैला होगा, लेकिन कोई मील 2 मील चलने के बाद सामने समंदर आ गया। कोई 1 घंटे की दरबदरी के बाद मैं ये मालूम किया कि ये एक बड़ा या छोटा सा जजीरा है, कोई आबादी नहीं है। नारियल के दरख्त भी सिर्फ शुमाल मशरक की जानिब हैं। बाकी 3 अतराफ में स्याह भूरी बेआबोगया चट्टानें ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। कई जगहों पर मैं सब्ज रंग के साबी घास से निकलकर चट्टानों की तरफ जाते देखे। एक एतबार से ये मौत का जजीरा था। लंका के शुमाल और मशरक में इस किस्म के कितने ही जजीरे हैं। इनमें कुछ जजीरे इतने छोटे हैं और वो इतने दूर समंदर में वाक़ हैं कि वहाँ कोई आबादी नहीं। ये जजीरा भी एक ऐसा ही बेआबाद वीरान जजीरा है। मैंने आधे घंटे में सारे जजीरे का चक्कर लगा लिया, फिर थककर साहिल के पास समंदर की एक जगह बैठ गया। ज़मीन का रंग सुर्खी माइल था, रेत पर घूंगी और सीपियाँ बिखरी हुई थी। मैं ये सोचकर परेशान सा हो गया था कि या मैं ज़्यादा देर तक नारियल की खुराक पर जिंदा नहीं रह सकूँगा, फिर कुछ पता नहीं कि रात को मैं सो रहा हूँ और कि बिच्छू या सांप मुझे काट जाए, या तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं। मुझे कैप्टन मलिक और रेडियो सैलून के साथियों का ख्याल आने लगा। काश किसी तरह इन्हें मालूम हो जाता कि मैं यहाँ जिलावतन कर दिया गया हूँ। आखिर मेरा ताल्लुक फ़ौज से है, फ़ौज के हेलीकॉप्टर मुझे यहाँ से ज़रूर निकाल कर ले जाता। लेकिन सवाल यह था कि इस बेआबाद जजीरे से मैं कोलंबो अपने साथियों को कैसे इत्तला कर सकता। अभी तक मुझे वहाँ कोई जंगली जानवर या दरिंदा नजर नहीं आया था, लेकिन अगर रात को कोई दरिंदा हमला करता है तो मेरे पास अपने बचाव के लिए एक चाकू तक नहीं था। कोलंबो के साहिल समंदर पर नारियल के दरख्त मुझे बड़े रोमांटिक लग रहे थे, लेकिन वो मुझे जहर लग रहे थे और मैं इनसे इतनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहता था। देश परदेश में सफ़र के दौरान मैंने बहुत सूबतें उठाई थी। बिस्तरों से जाबो समूर भी मुयस्सर आए और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के फुटपाथों पर भी रातें गुजारी, लेकिन इस किस्म की जिलावतनी या किसी वीरान जजीरे में फेंक दिए जाने का तजर्बा पहली बार हो रहा था। 1 घंटे बाद मुझे फिर भूख लग गई। 2-3 नारियल तोड़कर खाए और सोचने लगा कि अंधेरा होने से पहले मुझे किसी जगह रात बसर करने का ठिकाना बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से मैं दूर उफ्तादा वीरान जजीरे से निकल सकूँगा। वहाँ से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। ऐसा बेबाद जजीरा मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। 2-4 परिंदे दरख्तों पर ज़रूर बोल रहे थे, जैसे मेरा मुंह चढ़ा रहे हूँ कि फंस गए हो, अब यहाँ से नहीं निकल सकोगे। मैंने उठकर दरख्तों का जायज़ा लिया। नारियल के दरख्त पर रात बसर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नारियल के अलावा ताड़ के दरख्त भी थे, वो भी नारियल की तरह ऊँचे लंबे थे, सिर्फ इनकी शाखें ऊपर को उठी हुई थी। मुझे महाराष्ट्र का एक जंगल याद आ गया, जहाँ मुझे एक रात आदिवासियों के यहाँ रहने का इत्तफाक हुआ था। उन्होंने रात को ताड़ी के दरख्त की एक शाख काटकर इसके मुंह पर मिट्टी की हंडिया बांध दी। हंडिया का मुंह बारीक कपड़े से ढांप दिया। सारी रात ताड़ी का सफेद कतरा कतरा हंडिया में गिरता रहा। सुबह सूर्य निकलने से पहले हंडिया उतार ली गई।
हंडिया ताड़ी से भरी हुई थी। मैंने भी एक कटोरा पिया। इस ताड़ी का जायका देसी लस्सी ही की तरह था। इसमें से दरख्तों, जंगल और फूलों की अजीब सी लतीफ़ खुशबू आ रही थी। इसमें अभी नशा पैदा नहीं हुआ था। जंगल के रहने वालों ने मुझे बताया कि अगर सूर्य निकलने के बाद 1 घंटे तक हांडी ताड़ के दरख्त से लटकी रहे तो इसमें नशा पैदा हो जाता है और फिर वो असली ताड़ी की शराब या मशरूब बन जाता है। रंगून के एक बाजार में ताड़ी की दुकान थी। वहाँ लकड़ी का बट्ठल ताड़ी से भरा होता। मिजरासी कुरंगी बाहर सड़क किनारे बैठकर मिट्टी के आबखूरों में ताड़ी पीकर आपस में खूब गाली गलौज करते थे। वो ताड़ी तार के दरख्त की छाल से बनाई जाती थी। मैं भूरी और सया चट्टानों के पास आ गया। यहाँ भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं रात बसर कर सकता। एक खोजरू नजर आया था मगर सांप या बिच्छू का खतरा था, इसलिए मैं किसी दरख्त पर चढ़कर सोना चाहता था। दरख्त वहाँ बहुत कम थे। मैं चलते चलते जजीरे के जनूबी साहिल की तरफ निकल आया। यहाँ मैंगोशीन के 2 दरख्त साहिल के साथ साथ उगे हुए थे। मैंगोशीन का दरख्त हमारे शीशम के दरख्त की तरह होता है मगर शीशम जितना गुंजार नहीं होता। ज़मीन से कोई 10-15 फीट के ऊपर इसका तना था जहाँ से दरख्त की शाखें फैली हुई थी। उनमें 2 शाखें और 6 शाखें भी थे। ये दरख्त रात बसर करने के लिए बेहतरीन जगह थी। अब इस पर चढ़ने का मरहला था। दूसरे दरख्त के पीछे एक छोटा सा मिट्टी का टिब्बा था जो दरख्त के निस्फ तने तक चला गया था। इस टिब्बे पर से किसी तरह दरख्त पर चला जा सकता था। दरख्त की दूसरी मंजिल पर 1-2 शाखे पर मैंने सोने के लिए जगह बना ली और फिर नीचे उतर आया। एक बार फिर मैंने जजीरे का चक्कर लगाया। समंदर की तरफ से मरतूब हवा चलने के बावजूद फिजा में ज़बरदस्त हबस था। हवा भी नीम गर्म थी क्योंकि समंदर पर धूप फैली हुई थी। मैंने शर्ट उतारकर कमर से बांध दी। साहिल की रेत पर किसी भी जगह इंसानी पाँव या किसी कश्ती के घसीटने का निशान तक नहीं था। लगता था कि यहाँ कभी कोई मछेर अपनी कश्ती लेकर नहीं आया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगा। जजीरे पर अंधेरा उतरना शुरू हो गया। मैं एक बार फिर ज़मीन पर गिरे हुए नारियल तोड़कर भूख और प्यास मिटाई। नारियल कोई खुराक नहीं थी लेकिन इस वक्त मुझे दुनिया की बेहतरीन डिश मालूम हो रही थी। जब जजीरे पर रात का अंधेरा छाने लगा तो मैं मैंगोशीन के दरख्त के ऊपर चढ़कर 2 शाखे पर इस तरह शाखों में टेक लगाकर नीम दराज हो गया कि अगर ऊँग आ जाए तो नीचे ना गिरो। मैंने इर्द गिर्द की शाखों को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया था। जो ही रात हुई एक नई मुसीबत ने हमला कर दिया। ये मच्छर थे, ट्रॉपिकल मच्छर थे। उन्होंने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया। मैं सिगरेट सुलगाकर धुआं इन पर फेंकता था लेकिन ये मच्छर भी शायद सिगरेट पीते थे। बड़े मज़े से सिगरेट का धुआं निकलते और कहका लगाकर फिर हमरावर हो जाते। हमारी जंग देर तक जारी रही। फिर वो चले गए, शायद इसलिए कि मेरा काफ़ी खून पी चुके थे और अब मज़ीद खून पीने की गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा चुंटियाँ भी मुझे काट रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर तक शाखों को ज़ोर ज़ोर से हाथ मार कर झाड़ देता। नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर लम्हे ये डर लगा रहता था कि किसी तरफ से कोई सांप रींगता हुआ ना आ जाए। सांप का मेरे पास कोई इलाज नहीं था। बस दिल में खुदा से दुआएं मांगता रहा। अभी दिन की सुनहरी रोशनी नहीं फैली थी। मुझे दूर मलजगे अंधेरे में एक कश्ती साहिल की तरफ आती नजर आई। कश्ती जरा करीब आई तो मैं ये देखकर हैरान सा रह गया कि इसमें एक औरत सर झुकाए बैठी थी। इसके हाथ पीछे पुश्त पर बंधे हुए थे। लोग लिबास और शक्ल सूरत से कबारी लग रहे थे। साहिल पर पहुंचते ही 4 आदमी छलांगे लगाकर घुटने घुटने पानी में उतर आए और कश्ती को घसीटते हुए रेत पर ले आए। उन्होंने औरत को बाजू से पकड़कर कश्ती से बाहर निकाला और खींचते हुए साहिल पर लाकर एक जगह से बिठा दिया। फिर उन्होंने कश्ती में से रस्सियां और लकड़ी की मेखें लाकर रख दी। मैं मुतजस्सिस निगाहों से देख रहा था कि ये लोग इस औरत के साथ क्या सलूक करते हैं। औरत दुबली पतली और गहरे सांवले रंग की थी। इसके बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे और इसने सिर्फ एक कुर्ती पहन रखी थी जो इसकी पिंडियों तक आती थी। औरत ने चेहरा ऊपर उठाकर देखा, शायद इनसे रहम की दरख्वास्त की, जिस पर एक कबायली ने इसे जोर से थप्पड़ मारा। औरत सर झुकाकर सिसकियां भरने लगी। फिर उन्होंने औरत के हाथ खोल दिए। अचानक औरत उठी और एक तरफ को दौड़ी। 2 आदमी लपक कर इसे दबोच ले और घसीटते वापस ले आए। अपनी जुबान में ऊंची ऊंची कुछ बोल रहे थे। उन्होंने लकड़ी की मेखें गाड़ी। औरत के हाथ पांव की रस्सियां इन मेखों के साथ कसकर औरत को रेत पर बिल्कुल सीधा लेटा दिया। चारों हाथ पांव की रस्सियां बांधकर रेत में बांध दी। औरत तड़प रही थी, कुछ बोल रही थी, मगर इन आदमियों पर इसकी आहुजारी का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं ये घिनौना ड्रामा दरख्त में छुपा हुआ फटी फटी आंखों से देख रहा था। औरत को इस तरह मेखों के साथ जकड़ दिया गया कि वो 1000 कोशिश भी करती तो अपने आप को आज़ाद नहीं करा सकती थी। इसके बाद चारों आदमियों ने जजीरे पर एक निगाह डाली और कश्ती की तरफ चलने लगे। कश्ती में बैठे और इसे ले जाकर चप्पू चलाने लगे। जिधर से आए थे उधर ही को चल पड़े। जब तक इनकी कश्ती मुझे नजर आती रही
मैं درخت में ही बैठा रहा। जब कश्ती समंदर की लहरों में मेरी निगाहों से ओझल हो गई तो मैं दरख्त से नीचे उतर आया। सूरज समंदर की सतह को छू रहा था और समंदर से लेकर जजीरे तक एक सुनहरी रास्ता बन गया था। मैं दौड़कर औरत के पास पहुंचा। औरत मुझे वहशत अंगेज और हैरान नजरों से तकने लगी। मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसके हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगा। रस्सियां बड़ी कसकर बांधी गई थी। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद मैंने औरत की दोनों कलाइयों की रस्सियां खोल डाली। वो रेत पर उठकर बैठ गई। अब इसके दोनों टखनों की रस्सियां खोलना बाकी थी। इस काम में वो मेरे साथ शामिल हो गई। इसने टूटी फूटी हिंदुस्तानी में पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ जिंदा कैसे रहा। मैंने कहा ये बातें बाद में करूँगा। पाँव की रस्सियां खुलने के बाद उठ खड़ी हुई। सूरज समंदर से उभर चुका था और इसकी रोशनी जजीरे पर फैल गई थी। मैंने देखा औरत की उम्र 30 के करीब थी। मजबूत और सेहतमंद जिस्म था। आंखें स्याह थी और माथे पर दाएं जानिब जख्म का निशान था। मैंने इसे अपने साथ चलने को कहा। वो अपनी कलाइयों को दबाती जरा सा मुस्कुराई और मेरे साथ चल पड़ी। अपनी पनागा यानी मैंगोशीन के दरख्त के पास आकर मैंने इसे पूछा कि वो कौन है और ये लोग इसे यूं बांध कर क्यों चले गए थे। औरत ने अपनी टूटी फूटी हिंदुस्तानी बल्कि शुमारी लंका के जंगली कबीलों की हिंदुस्तानी जुबान में बताया। वो मैं आपको अपने अल्फाज में बताता हूँ। इस औरत का नाम शगाली था। वहाँ से 50 मील के फासले पर वाक़ वो एक जजीरे में रहती थी। इसका खाविंद चंद रोज़ हुए समंदर में डूब कर मर गया था। कबीले की रस्म के मुताबिक खाविंद के मरने के 6 रोज़ बाद इसे मगरमच्छों के जजीरे पर अपने खाविंद की आत्मा को सूरत तक ले जाने के लिए बांध दिया गया था ताकि आधी रात को मगरमच्छ इसे अपना निवाला बना ले और यूं अपने मरे हुए खाविंद की रूह को अपने साथ इस कुर्बानी के बदले बहिश्त में ले जाए। शगाली ने बताया कि इनके जजीरे में हर औरत अपने खाविंद के मरने के बाद मगरमच्छ देवताओं की भीड़ नहीं चलाई जाती, बल्कि ये बदकिस्मती सिर्फ उसके हिस्से में आती है जो भारत के किसी जजीरे या गांव से ब्याह कर लाई गई हो। शगाली ने बताया कि वो भारत के जनूबी शहर रामेश्वरम के एक समुद्री गांव की रहने वाली है, जहाँ इसके माता पिता और बहन भाई अब रह रहे हैं। इन्हें इसकी खामद की मौत से बेखबर रखा गया है। कबीले वालों ने एहतियात इसलिए बरती कि कहीं इसके माँ बाप आकर अपनी बेटी को वापस न ले जाएं, जबकि कबीले वाले अपनी रस्म के मुताबिक शगाली को मगरमच्छों के हवाले करने वाले थे। इसके बाद शगाली ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और इस मौत के जजीरे में कैसे पहुँच गया। मैंने भी शगाली को अपनी दास्तान अलम मुख्तसर और टूटे फूटे लफ्ज़ों में बयान कर दी। इसने चारों तरफ एक मुतवहिश निगाह डाली और बोली, घड़ियाल रात को आते हैं। ये लोग इसे देवता मानते हैं। हम इन्हें देवता नहीं मानते। हम नाग देवता की पूजा करते हैं। हम सांपों को देवता समझते हैं। मैंने इसे बताया कि मैं कई रातों से मगरमच्छों के जजीरे में आकर हड़बोंग मचाते देख रहा हूँ। शगाली ने हैरत से पूछा मैं जिंदा कैसे बचा हुआ हूँ। तो मैंने ऊपर दरख्त पर बनी हुई अपनी पनागा दिखाई। इसने मुझसे पूछा कि यहाँ खाता क्या रहा हूँ। मैंने इंतहाई मायूसी के साथ बताया कि सिर्फ नारियल की गिरी खाकर उसका पानी पीकर जिंदा रहा हूँ और सख्त कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मेरे पेट में भी दर्द रहने लगा है। वो मुझे अपने साथ चट्टानों में ले गई। यहाँ इसने छोटी सी झाड़ी के साथ लगा हुआ सब्ज अमरूद की वजह का फल तोड़कर मुझे दी और बोली, इसे खाओ, ये तुम्हारी भूख मिटा देगा। पेट में दर्द भी नहीं होगा, कमजोरी भी नहीं रहेगी। फल का जायका आमले की तरह था। मैं खा गया। इसके खाने से मेरी तबीयत कुछ हशाश पेशाश हो गई। मैंने कहा, रात हो रही है, हमें दरख्त पर चढ़ जाना चाहिए। खूनी मगरमच्छों का कोई भरोसा नहीं कब समंदर से निकलकर दनदनाते हुए आ जाएं। हम मैंगोशीन के दरख्त पर चढ़ के शाखों में बैठ गए। जब मच्छर चुंटियों ने हमला किया तो मैं परेशान होकर कभी मच्छर और कभी चुंटियां मारने लगा। शगाली ने फौरन ही इसी दरख्त के कुछ पत्ते तोड़कर इन्हें अपने हथेलियों में जोर से मसला, फिर अपने बाजू, गर्दन और टांगों पर मलने लगी। इसके बाद बोली, तुम भी ऐसा ही करो, मच्छर और चुंटियां भाग जाएंगी। मैंने भी ऐसा ही किया। पत्तों के अरक की खुशबू बड़ी तेज थी। बाकी इसके बाद न मच्छर हमारे करीब आया, न किसी चुंटी ने हमारी तरफ रुख किया। हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। मैंने शगाली से सिर्फ एक बात ही पूछी कि हम इस आदमखोर जजीरे से बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई तरकीब है? मुझे तो कोई तरकीब नहीं सूझ रही। इस पर शगाली एक लम्हे के लिए चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर कहने लगी, जब बेवा औरत को हमारे कबीले वाले यहाँ मगरमच्छों के रहम करम पर छोड़कर चले जाते हैं तो इसके 2 रोज़ बाद एक आदमी इस जगह नारियल तोड़ने आता है जहाँ बेवा औरत को बांधा होता है। अगर औरत वहाँ न हो तो आदमी समझ जाता है कि मगरमच्छ देवता इसे उठा कर ले गए हैं। फिर वो इस जगह नारियल तोड़कर मंत्र पढ़ता है और वापस चला जाता है। ये एक ज़रूरी रस्म होती है। शगाली ने ये सारी बात अपनी टूटी फूटी हिंदुस्तानी ज़ुबान में मुझे बताई। ये ज़ुबान में इसलिए बोल लेती थी कि वो रामेश्वरम की रहने वाली थी, जो हिंदुस्तान की जनूबी तकून में समंदर में मशरकी जानिब एक मशहूर मारूफ मजहबी मुकाम है, जहाँ चोला ख़ानदान के वक्तों के प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। जब मैंने इससे पूछा कि इस सारी गुफ्तगू में हमारे जजीरे से निकलने का जिक्र नहीं आया तो वो अपनी ज़ुबान में बोली, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आदमी नारियल तोड़ने आए, हम किस तरह
اس کی کشتی پر قبضہ کر لیں۔ ترکیب بہت مناسب تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس آدمی کی کشتی پر قبضہ کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کے پاس نیزہ وغیرہ ہوگا۔ شگالی نے کہا، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، مجھے کیا کرنا ہے میں خوب جانتی ہوں۔ بس کسی طرح آج کا اور کل کا دن ہمیں یہاں نکالنا ہوگا۔ پرسوں شام کے وقت وہ آدمی ناریل توڑنے آئے گا۔ تم اسے کس طرح قابو میں کرو گی؟ تم عورت ہو، نہتی بھی ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اس پر حملہ کر دوں۔ شگالی کہنے لگی، یہ لوگ جنگلی ہیں، ان کی ساری زندگی دشمنوں سے مقابلے کرتے گزرتی ہے۔ تم ابھی اتنے طاقتور نہیں ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو۔ میں نے فوراً کہا، اور تم بھی اتنی طاقتور نہیں۔ وہ بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں چالاکی سے کام لے کر اس آدمی کو خاموش ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت حسب معمول سمندر میں سے خونخوار مگرمچھوں کے جلوس نکل کر جزیرے میں دندنانے لگے۔ شگالی جھک کر اندھیرے میں ان کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ 3 مگرمچھ ہمارے درخت کے نیچے آ کر پھنکارے مارنے لگے۔ شگالی نے آہستہ سے کہا، نہ جانے یہ خونخوار درندے کتنی معصوم عورتوں کو ہڑپ کر چکے ہیں۔ مگرمچھ شور مچا رہے تھے، ادھم مچا رہے تھے، ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، جھاڑیوں سے نکل کر بھاگتے خرگوشوں اور لومڑوں کو پکڑ پکڑ کر ہڑپ کر رہے تھے۔ یہ بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا، جس کو دیکھ کر شگالی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، آخر وہ بھی ایک وحشی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس وقت وہ بھی ایک خونخوار مگرمچھلی لگی جو عورت کا روپ بدل کر میرے پاس درختوں کی شاخوں میں بیٹھی ہو۔ مگر میں شور شرابہ مچا کر حسب معمول واپس چلے گئے۔ مجھے نیند آنے لگی۔ شگالی نے کہا، تم سو جاؤ، میں جاگ رہی ہوں۔ میں نے درخت کی بڑی شاخ کے ساتھ اپنا سر لگا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں شگالی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ وہ قبیلے کا کوئی سنہاری لوک گیت گا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ شگالی کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ اس وقت وہ جادوگرنی لگی۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ شگالی مسکرا کر خاموش ہو گئی، پھر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں اپنے قبیلے کا لوک گیت گنگنا رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ شگالی گیت گنگناتی رہی اور مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھے لوری دے کر سلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں واقعی سو گیا۔ دوسرے روز ہم نے درخت سے اتر کر ہی وہی امرود کا پھل کھایا، ناریل بھی کھائے۔ شگالی مجھے ایک چھوٹے سے قدرتی چشمے پر لے گئی۔ وہ پانی کی خوشبو سونگتی مجھے وہاں تک لے گئی تھی۔ پتھروں کے درمیان پانی کی ایک لکیر سی نیچے بہہ رہی تھی۔ ہم نے سیر ہو کر پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، تازہ دم ہو کر واپس ساحل سمندر پر آ گئے۔ سمندر کے کنارے ریت پر مگرمچھوں کے پنجوں اور پیٹ کے بل گھسیٹنے کے نشان ابھی سمندر کی لہروں نے پوری طرح صاف نہیں کیے تھے۔ مگرمچھوں نے ان میخوں کو بھی اکھاڑ دیا تھا جس کے ساتھ 4 آدمی شگالی کو باندھ گئے تھے۔ شگالی بولی، یہ اچھی بات ہے، وہ آدمی جو یہاں آئے گا یقین ہو جائے گا کہ مگرمچھ مجھے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ سارا دن ہم جزیرے میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے۔ رات آ گئی تو درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر باری باری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اس سے اگلا دن اور اگلی رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ اب وہ شام آ گئی جب شگالی کے بیان کے مطابق قبیلے کا خاص کاہن یا پجاری قسم کے آدمی نے کشتی لے کر وہاں ناریل توڑنے آنا تھا۔ شگالی نے کہا، تم درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ، وہ آ رہا ہوگا، میں اسے سنبھال لوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت ایک مرد کو کیسے قابو کرے گی۔ جب میں نے اس سے اپنے وسوسے کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، یہ تم درخت پر بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہنا، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں درخت پر چڑھ گیا اور شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے مجھے ساحل سمندر کی وہ جگہ صاف نظر آ رہی تھی جہاں ابھی تک 3 لکڑی کی میخیں ٹکی ہوئی تھیں۔ شگالی ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ سورج مغرب کی جانب سمندر میں جھکنے لگا۔ میری نظریں سطح سمندر پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک وہاں ایک دھبا نمودار ہوا جو ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شگالی نے ٹھیک کہا تھا، یہ کشتی ہی تھی۔ کشتی ذرا قریب آئی تو واقعی اس میں ایک آدمی سوار تھا۔ وہ کشتی کے چپو چلاتا اسے ساحل کی طرف لے آیا۔ ساحل پر آگنے سے کشتی ستر کر اسے ریت پر کھینچ لیا۔ یہ کشتی پہلے والی کشتی سے چھوٹی تھی اور صرف 2 آدمیوں کے بیٹھنے کے لیے تھی۔ یہ انہی 4 آدمیوں کے قبیلے کا جنگلی قبائلی ہی تھا۔ کشتی میں سے اس نے ایک چھوٹی سی ٹوکری نکالی۔ اس میں 3 ناریل کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر رسی سے جکڑ دیے گئے۔ اس ٹوکری کو لے کر وہ اس جگہ آیا جہاں اس کے آدمی شگالی کو باندھ گئے تھے۔ لگتا تھا کہ یہ آدمی اس سے پہلے بھی کئی بیوہ عورتوں کو یہاں مگرمچھوں کے حوالے کرنے کے بعد اس نے جھوک میں دھنسی ہوئی میخوں اور رسی کو دیکھا، پھر ہاتھ جوڑ کر وہاں ماتھا ٹیکا۔ وہ تینوں ناریل ٹوکری میں سے نکال کر ریت پر رکھ دیے۔ اب وہ ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے، اونچی آواز میں سنہالی شروع پڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ جھوم جھوم کو شروع پڑ رہا تھا۔ میں چونک پڑا۔ شگالی درخت کی اوٹ سے نکل کر اس آدمی کے عقب کی جانب آگے بڑھتی رہی۔ شگالی نے دونوں ہاتھوں میں ایک بھاری پتھر اٹھا رکھا تھا۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی۔ جنگلی پجاری آنکھیں بند کی اونچی آواز میں شروع پڑے جا رہا تھا،
इसे मालूम ही नहीं था कि मौत दबे पांव इसकी तरफ बढ़ रही है। मैं देख ही रहा था कि शगाली ने एकदम से दोनों हाथ ऊपर उठाकर पत्थर जंगली आदमी के सर पर दे मारा। श्लोक की आवाज बीच में टूट गई। वो मुंह के बल आगे को लुढ़क गया। शगाली ने एक बार फिर पूरी ताकत से पत्थर उठाकर इसके सर पर दे मारा। मुझे खून की धार बहती हुई दूर से दिखाई दी। शगाली पीछे हट गई। फिर से मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं दरख्त से उतरकर डरता डरता इसके पास पहुंच गया। ये औरत शगाली सच में जंगली औरत थी। अब तो वो एक खूनी औरत भी थी। जंगली पुजारी का भेजा बाहर निकल आया था और वो मर चुका था। इसका मुंह सर खून में लथपथ था। शगाली ने कहा, लाश को यहीं पड़ा रहने दो, रात को मगरमच्छ इसके देवता मामू आकर खुद ही से हड़प कर जाएंगे। जंगल के अंदर चश्मे पर जाकर शगाली ने हाथ मुंह साफ किया, पानी पिया। मैं एक तरफ पत्थरों पर बैठा रहा। वो अपनी फराकनुमा कुर्ती से मुंह पूंछते मेरे पास आकर बैठ गई। अब हमें 15-20 नारियल और सब्ज जंगली फल तोड़कर दरख्त के नीचे रख देने होंगे। हम सुबह सूरज निकलने से पहले पहले यहाँ से कूच कर जाएंगे। मैंने इससे पूछा, कैसे समुद्री रास्ता का पता है? वो बोली, मैंने इन समुद्रों में आंख खोली है। यहाँ से हम शुमाल मगरिब की तरफ चलेंगे। जनूब में 50 मील पर मेरे खूनी ससुराल वालों का जजीरा है, लेकिन शुमाल मगरिब में 60-70 मील पर इंडिया का साहिल है। हम इंडिया के साहिल पर रामेश्वरम की तरफ जा पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हमारी कश्ती छोटी है, समंदर की लहरें में उठाकर कहीं से कहीं ले जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि हम रामेश्वरम पहुँच सकेंगे। बेहतर यह कि हम लंकाई के बड़े जजीरे की तरफ चलते हैं। जाफना पहुंचकर तुम बाकायदा स्टीमर जहाज के जरिए रामेश्वरम पहुंच जाना। इस पर शगाली मेरे करीब आकर बैठ गई। इसके स्याह बालों से नारियल की गहरी खुशबू आ रही थी। मेरी तरफ घूरते बोली, तुम कैसे मर्द हो? समंदर से डरते हो? जो लोग समंदर से डरते हैं, समंदर इन्हें जहाँ भी हो आकर पकड़ लेता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना करो। मैं तुम्हें एक ही दिन में रामेश्वरम पहुंचा दूंगी। समंदर में दोपहर के वक्त एक गर्म खास रो चलती है जिसकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। ये रो दोपहर के बाद जनूब से शुमाल की तरफ चला करती है। अगर मैं इस रो पर कश्ती डालने में कामयाब हो गई तो हम आधे घंटे में इंडिया के साहिल पर पहुंच जाएंगे। रात को हम दरख्त पर ही सो गए। आधी रात को मगरमच्छों के हड़गोम मचाने से हमारी आंख खुल गई। साहिल पर मगरमच्छ आपस में उलझे हुए थे। शगाली ने कहा, वो पुजारी की लाश नोच रहे हैं। बाकी सारी रात हमने जाकर गुजारी। वो फटने पर हम दरख्त से नीचे उतर आए। जितने नारियल वगैरह हमने दरख्त के नीचे जमा कर रखे थे वो उठाकर कश्ती में रख दिए। पुजारी की लाश कहीं नहीं थी। मगरमच्छ इसकी टिका बोटी करके हड़प कर चुके थे। मैंने समंदर को देखा। रात के पिछले पहर के नीम अंधेरे में समंदर से खौफ आता था। हद निगाह तक पानी ही पानी था। इसके मुकाबले में छोटी सी कश्ती पर नजर डाली तो मुझे यकीन सा होने लगा कि ये कश्ती हमें 20 समंदर में डुबो देगी। शगाली बड़ी पुरजोश थी। जल्दी जल्दी इसने नारियल वगैरह कश्ती के दरमियान में फैला दिए। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, आ जाओ, खुले समंदर में हमें चप्पू चलाने पड़ेंगे। इसके बाद तेज रफ्तार रो पर कश्ती डालने की कोशिश करूंगी। इस आदमखोर जजीरे से निकलना भी जरूरी था। वहां भी सिवाय मौत के और कोई इंजाम दिखाई नहीं देता था। मैं कश्ती में बैठ गया। चप्पू की मदद से हम कश्ती को समुद्री लहरों के ऊपर से निकालकर पीछे समंदर में ले गए। समंदर की लहरों की आवाज़ अब बड़े करीब से सुनाई दे रही थी। कश्ती से टकराकर लहरें झाग उड़ाती। शगाली बड़ी महारत और चौकसी के साथ चप्पू चला रही थी। मैं इसकी नकल करते बिल्कुल वैसा ही चप्पू चला रहा था। समंदर में कश्ती चलाने का ये मेरा पहला तजर्बा था। दोपहर हो गई तो शगाली ने अब चप्पू चलाना छोड़ दिए। हमारी कश्ती अपने आप मगरिब की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा, क्या हम तूफानी लहर पर जा रहे हैं? शगाली ने नारियल तोड़ते हुए कहा, नहीं, वो लहर अभी तक मुझे नजर नहीं आई। शायद कुछ दूर जाने के बाद मिल जाए। ये लो, तुम भी नारियल लो। नारियल तोड़कर हमने इसका ताज़ा और मीठा पानी पिया। गिरी खाई। मुझे ये गिरी जहर लगने लगी थी। कभी गिरी वाले बिस्किट या टिक्कियाँ हम बड़े शौक से खाया करते थे, लेकिन अब इससे नफरत हो गई थी। सारा दिन हमारी कश्ती समंदर में एक खास रुख पर सफ़र करती रही। फिर कई छोटे छोटे जजीरों के करीब से हमारी कश्ती गुजरी। इसके बाद हम एक बार फिर खुले समंदर में आ गए। इस दौरान हम कितने ही नारियल तोड़कर इन्हें बादल खासा खा चुके थे। मुझे कोलंबो वाला मिसिस जोन्स का बंगला याद आ रहा था, जहाँ मेरा एक आरामदेह कमरा था। यकीनन वो सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, लेकिन मेरे पास इनको इत्तला पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। सूरज गुरूब हुआ तो समंदर पर काफ़ी देर तक शाम की रोशनी बाकी रही। इसके बाद जब रात का अंधेरा छाया तो मैं कुछ नाउमीद सा होकर शगाली से कहा, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? वो चप्पू चला दो जिधर सूरज गुरूब हुआ था, इसी तरफ देख रही थी। कहने लगी, ऐसी बात नहीं। कोई आध घंटे बाद दूर समंदर की तारीकी में सितारा सा झिलमिलाने लगा। शगाली ने कहा, ये रामेश्वरम का लाइट हाउस है।